सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे यूनिट 5 पाठचर्या अध्ययन, जिसमें हम आपको सेकंड अध्याय पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, 5 यूनिट के अंतर्गत। तो यहाँ पे देख सकते हैं पाठचर्या, जिसे हम करिकुलम बोलते हैं, आप सभी स्टूडेंट जानते ही हैं। ठीक है, और इसमें उद्देश्य आप देख सकते हैं, पाठचर्या के उद्देश्य क्या होते हैं। तो सर्वांगीण विकास करना होता है बालक का। ठीक है, ज्ञान कौशल और सांस्कृतिक समझ, नागरिकता का विकास करना, सृजनात्मकता, आलोचनात्मक विकास, ये सारे पॉइंट्स आप एक नज़र में देख लीजिएगा। इसके बाद आपको इसमें क्या पढ़ना है, मतलब जो आपका 5 यूनिट है, इसमें सेकंड अध्याय की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें हम आपको पढ़ाएंगे पाठचर्या अभिकल्प मॉडल। ठीक है, तो ये सारे मॉडल हम आपको आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, और जो अगली क्लास आपकी आएगी उसमें जो है हम ये पढ़ाएंगे पाठचर्या मूल्यांकन के मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे परंपरागत मॉडल या विषय आधारित मॉडल आप कह सकते हो, और सेकंड जो है सक्षमता आधारित मॉडल। थर्ड आपका हो जाएगा सामाजिक कार्य या क्रियाकलाप मॉडल कह सकते हो, वैयक्तिक आवश्यकताएं तथा अभिरुचि मॉडल हो जाएगा एक। और लास्ट आपका होगा परिणाम आधारित एकीकृत पाठ्यक्रम मॉडल, और एक इसमें पढ़ाएंगे CIPP मॉडल होता है। ठीक है, वो भी हम पढ़ाएंगे। और ये जो है मूल्यांकन मॉडल यानी कि पाठचर्या मूल्यांकन के मॉडल जो है हम अगली क्लास में कवर करेंगे, जो टाइलर मॉडल है, स्टेक का मॉडल है, स्क्रीवन का मॉडल है, पैट्रिक का मॉडल। ठीक है, ये 4 जो है और इसमें ऐड होगा। ठीक है, तो जो है हम ये सारे मॉडल जो है अगली क्लास में पढ़ाएंगे। आज की क्लास में हम पाठचर्या जो है अभिकल्प के मॉडल। अभिकल्प का मतलब क्या होता है जानते हैं। अभिकल्प का मतलब होता है डिजाइन या जो है रूपरेखा आप कह सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यूनिट आपका 5 है पाठचर्या अध्ययन। तो देखिएगा सेकंड अध्याय हो जाएगा पाठचर्या अभिकल्प के मॉडल। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि हम आज की क्लास में आपको पढ़ाएंगे पाठचर्या अभिकल्प के मॉडल। ठीक है, अगली क्लास जो हम पढ़ाएंगे उसमें पढ़ाएंगे पाठचर्या जो है मूल्यांकन के मॉडल। ठीक है, यानी कि अभिकल्प के मॉडल आज की क्लास में पढ़ा रहे हैं। अगली क्लास जो आपकी आएगी उसमें पाठचर्या मूल्यांकन के मॉडल पढ़ाएंगे। तो यहाँ से देखिएगा पाठचर्या अभिकल्प। ठीक है, तो इसमें आपको जानना है पाठचर्या क्या होता है, अभिकल्प क्या होता है। ठीक है, पाठचर्या अभिकल्प के मॉडल परंपरागत मॉडल हो जाएगा। ठीक है, शैक्षिक या विषय आधारित मॉडल हो गया। ठीक है, पाठ्यक्रम। फिर आपका आता है सक्षमता आधारित मॉडल, जो हमने आपको बताया है सामाजिक कार्य क्रियाकलाप। तो ये सारे आपके मॉडल हो जाएंगे। हस्तक्षेप मॉडल हो जाएगा, और कंटेक्ट जो है आपका हो जाएगा इनपुट प्रोसेस, जैसे देख सकते हो CIPP। ठीक है, ये मॉडल है आपका PP मॉडल हो जाएगा आपका। इसके बाद आपको क्या देखना है, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो मेन पॉइंट्स हम बात करने वाले हैं। तो पाठचर्या अभिकल्प आप देख सकते हैं। पाठचर्या मतलब कैरिकुलम हो गया, और अभिकल्प मतलब डिजाइन हो गया। ठीक है, तो पाठ्यक्रम का निर्माण, योजना बनाना, जिसमें ठीक है जो पाठचर्या होता है इसको हम कैरिकुलम बोलते हैं। ठीक है, और जो है पाठ्यक्रम भी बोलते हैं। और पाठ्यक्रम आपका अलग होता है। ठीक है, जो पाठचर्या का एक छोटा सा भाग होता है। ठीक है, जो कोर्स होता है। ठीक है, जो पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा जिसमें शिक्षा के उद्देश्यों, सामग्री, शिक्षण विधियों और मूल्यांकन के तरीकों को शामिल किया जाता है, ताकि छात्रों को प्रभावी ढंग से सिखाया जा सके। तो ये हो गया। तो यहाँ पे डिफरेंस में आप ध्यान दे लीजिएगा। पाठचर्या करिकुलम यह शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो यह बताती है कि छात्रों को क्या सिखाया जाना चाहिए और कैसे सिखाया जाना चाहिए। यानी कि पाठचर्या जो होता है शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण करता है। ठीक है, पूर्ति करती है। इसके बाद देखना है अभिकल्प क्या होता है, डिजाइन या रूपरेखा। जो अभिकल्प होता है इसे हम रूपरेखा बोलते हैं या योजना बोलते हैं। ठीक है, कह सकते हैं डिजाइन, किसी वस्तु को बनाने की योजना। अभिकल्प का मतलब हो गया किसी वस्तु को जो है बनाने की योजना। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। जैसे कि ये पाठचर्या अभिकल्प लिखा हुआ है, तो पाठचर्या तो आपको समझ में आ रहा है, अभिकल्प नहीं समझ में आ रहा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पाठचर्या जो है इसकी रूपरेखा बनाना। ठीक है, यानी कि वस्तु को बनाने की योजना, यानी कि योजना आप कह सकते हो। ठीक है, यानी कि पाठचर्या योजना कह सकते हो। इस प्रकार से समझ लीजिएगा आप। तो अभिकल्प का मॉडल आपको समझ में आ गया होगा। रूपरेखा या योजना हो गया। ठीक है, या किसी वस्तु की योजना। ठीक है, इस प्रकार से समझिएगा। यह एक योजना बनाने या निर्माण करने का कार्य करती है, यानी कि जो पाठचर्या अभिकल्प होता है। ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। यह एक योजना बनाने या निर्माण करने का कार्य करती है, जिससे उद्देश्यों, सामग्री, विधियों और मूल्यांकन के तरीके को व्यवस्थित ढंग से शामिल किया जाता है। इसके बाद आपको क्या देखना है, पाठचर्या अभिकल्प के उद्देश्य। जैसे कि हमने अभी आपको पढ़ाया था कि जो है ये पाठचर्या के उद्देश्य। ठीक है, हमने बताया। अब आपको इसमें देखना है पाठचर्या अभिकल्प के जो है उद्देश्य, या कह सकते हो पाठचर्या योजना के उद्देश्य। ठीक है, तो छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यान में रखते हुए एक प्रभावी पाठ्यक्रम बनाना, यानी कि छात्रों की रुचि को ध्यान में रखकर जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, यानी कि जो आप कोर्सेस करते हैं। ठीक है, तो बच्चों को ध्यान में रखकर कोर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, और शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त सामग्री और शिक्षण विधियों का चयन करना,
और छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए मूल्यांकन के तरीके निर्धारित करना चाहिए, ठीक है, तरीकों का निर्धारण करना, ये जो है उद्देश्य हो गए। इसके बाद आपको देखना है पाठचर्या अभिकल्प के चरण, या कह सकते हो पाठचर्या रूपरेखा के चरण, या पाठचर्या योजना के चरण कह सकते हो, ठीक है। और इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था, पिछली क्लास आपने पढ़ा होगा तो जानते हैं पाठचर्या के चरण हमने आपको बताए थे, ठीक है, यानी कि पाठचर्या के हमने चरण आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है आपका पाठचर्या अभिकल्प के चरण, ठीक है, पाठचर्या अभिकल्प के चरण पूछा जा रहा है। यदि पूछा जाए पाठचर्या चरण, ठीक है, तो भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आवश्यकताओं का निर्धारण, ठीक है, छात्रों समाज और जो है शिक्षा के उद्देश्य की आवश्यकताओं का पता लगाना, यानी कि आवश्यकताओं का निर्धारण होता है छात्रों के उद्देश्यों की आवश्यकता का पता लगाना, ठीक है। उद्देश्यों का निर्धारण, मापने योग्य शैक्षिक लक्ष्यों का निर्धारण करना, यानी कोई उद्देश्य होना चाहिए। फिर सामग्री और विधियों का चयन करना, तो इस हेडिंग के अंतर्गत क्या आएगा, तो देख सकते हैं शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त सामग्री शिक्षण विधियों का चयन करना, इन्हें ठीक तरीके से जो है विधियों का उपयोग किया जाए, सामग्री और जो है विधियों का। इसके बाद आपको देखना है संगठन और जो है क्रमबद्ध, तो ये सीक्वेंस में लगाने को आ सकता है, ठीक है। सामग्री और गतिविधियों को एक तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित करना, संगठन क्रमबद्धता, ठीक है। मूल्यांकन क्या होते हैं, तो मूल्यांकन के अंतर्गत जो है पाठचर्या की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना और उसमें सुधार करना होता है। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जैसे कि हमने आपको बताया, ये हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो पाठचर्या हमने आपको पहले पढ़ा दिया है, पाठचर्या की हमने उद्देश्य पढ़ा दिया है, ठीक है। और पाठचर्या के उद्देश्य आज ही की क्लास में इसी में मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और जो पाठचर्या के पाठचर्या हमने पिछली क्लास में कवर करा हुआ है। इसके बाद जो पाठचर्या के चरण भी हमने पिछली क्लास में करा दिया है, और पाठचर्या अभिकल्प के चरण हम आज की क्लास में कवर कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको धीरे धीरे समझते चलना है और समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको देखना है यहाँ पे अभिकल्प मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है अभिकल्प के विभिन्न मॉडल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पाठचर्या अभिकल्प के जो है विभिन्न मॉडल, तो यहाँ पे आपको फिर से दोबारा से आपको देख लेना है। अभिकल्प मतलब योजना बनाना हो गया, डिजाइन बनाना, रूपरेखा, जो हमने पहले ही आपको अभी बता दिया। फिर किसी वस्तु को बनाने की योजना हो गई, ये बार बार लिखा हुआ है, इसको नहीं पढ़िए। मॉडल का मतलब नमूना, योजना, प्रतिरूप हो गया, ठीक है। जो मॉडल होता है, मॉडल हमने नहीं बताया, तो मॉडल का मतलब क्या हो गया, नमूना हो गया या योजना हो गया, प्रतिरूप। अभिकल्प का मतलब हो जाता है योजना, मॉडल का मतलब भी योजना आप कह सकते हो या प्रतिरूप कह सकते हो। सेम प्रतिरूप, जैसे कोई वस्तु है उसी के जो है, जैसे कि आपने पेड़ पौधे देखे या कोई भी चित्र वस्तु या कोई भी चीज़ देखी, जैसे किसी का चित्र हो गया कुछ भी, तो आप प्रतिरूप उसका जो है बना लेते हैं, नमूना तैयार कर लेते हैं, इस प्रकार से कह सकते हो, ठीक है। जैसे आप इस प्रकार समझ सकते हो, मॉडल का मतलब जैसे कॉपी हो गई, ठीक है, रजिस्टर हो गया, तो आपने रजिस्टर एक बना लिया, मतलब कॉपी पे बना लिया, ठीक है। सेम कि हाँ देखो ये नमूना हो गया, इस प्रकार का रजिस्टर होता है, इस प्रकार से भी समझ सकते हो। इसके बाद आपको क्या देखना है, यहाँ पे किसी चीज़ को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो मॉडल होता है तो किसी चीज़ को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा पॉइंट जैसे किसी डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं, यानी कोई डिज़ाइन हो गई, किसी चीज़ के डिज़ाइन हो गए, ठीक है, इस प्रकार से समझ सकते हो। पाठचर्या अभिकल्प का मॉडल सिद्धांत एक शैक्षिक अनुशासन है जो शैक्षिक पाठ्यक्रम की जांच और आकार देने के प्रति समर्पित है। डिटेल में ना पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे परंपरागत मॉडल आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंग्लिश भी पढ़ते चलिएगा। परंपरागत मॉडल का मतलब है एक ऐसा मॉडल या तरीका जो समय के साथ चला आ रहा है, यानी कि जो प्राचीन या पारंपरिक है और जिसे लोग पहले से ही इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि जैसे जो चीज़ें पहले से चली आ रही होती है, सेम उसी तरीके से चली आ रही थी, कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, तो परंपरागत मॉडल हो जाता है, ठीक है। जैसे कि पाठचर्या हो गया, जो बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है, 10 साल पहले से जो आप पढ़ रहे हैं वही आज भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो ये परंपरागत मॉडल हो जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से देख सकती हो आप प्राचीन या पारंपरिक जो है और जिसे लोग पहले से ही इस्तेमाल करते आए हैं। परंपरागत मॉडल का अर्थ है किसी चीज़ का वह रूप या तरीका जो सदियों से चला आ रहा है या जो पारंपरिक तरीकों से किया जा रहा है। तो इसमें उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं यहाँ से शिक्षा में परंपरागत मॉडल, जैसे कि हमने बताया कि 10 साल पहले जो शिक्षा हो वही आज भी बच्चों को दी जा रही हो उसी प्रकार से, तो ये ठीक है, इस प्रकार शिक्षा में परंपरागत मॉडल हो गया। सांस्कृतिक परंपराएं, जैसे कि आपके घर में जो है माता पिता जो संस्कार आपको देते हैं जो उनको अपने माता पिता से मिले, तो इस प्रकार से समझ सकते हो कि सांस्कृतिक परंपराएं हो गए, ठीक है। जो आपके पापा को संस्कार दिए गए वो आपको मिले और आप अपने बच्चों को देंगे, इस प्रकार से कह सकते हो सांस्कृतिक परंपराएं, ठीक है। और पारस्परिक क्या लिखा हुआ है, पारंपरिक, ठीक है,
पारंपरिक व्यवसाय हो गया, ठीक है। जो व्यवसाय आपके मम्मी पापा करते आए हैं वही व्यवसाय आप करें तो वो आपका पारंपरिक व्यवसाय हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से समझते चलिएगा, अपने हिसाब से पढ़ते चलिएगा, समझते चलिएगा, ठीक है। शब्द को थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पाठचर्या मॉडल 3 रूप या भाग, पाठचर्या मॉडल के जो है 3 रूप या भाग देख सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, विषय केंद्रित मॉडल हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट सेंट्रेड मॉडल हो गया, ठीक है। तो पाठ्यक्रम पर केंद्रित होता है, जो विषय केंद्रित होता है, ठीक है, मॉडल, तो वो जो है पाठ्यक्रम पर केंद्रित होता है। तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है, विषय लिखा हुआ है तो आपको समझना है इस प्रकार से, ठीक है। ये विद्यार्थी केंद्रित मॉडल दिया गया है, तो विद्यार्थी से आपको समझ में आ रहा होगा। तो छात्र की आवश्यकताओं या रुचियों पर जो है केंद्रित होता है। और समस्या केंद्रित मॉडल जो होता है ये वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने पर जोर देता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देते चलना है कि विषय वस्तु है तो पाठ्यक्रम पर केंद्रित है ये मॉडल, ठीक है। विद्यार्थी केंद्रित है तो ये छात्र की आवश्यकताओं पर, ठीक है, रुचियों पर केंद्रित है। और जो समस्या केंद्रित है तो वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने पर जोर देता है। तो ये सब पॉइंट्स जो है अपना ध्यान रखिएगा आप सभी स्टूडेंट। इसके बाद आप देख सकते हैं सक्षमता जो है आधारित मॉडल, इंग्लिश भी पढ़ लीजिएगा। सक्षमता आधारित मॉडल कक्षा की वस्तु स्थिति की कसौटी की भूमिका के आकलन पर आधारित माना जाता है। यह मॉडल मुख्यतः छात्र केंद्रित मॉडल होता है, यानी कि ये जो सक्षमता मॉडल होता है आधारित मॉडल, ये जो है बच्चों का आधारित मॉडल होता है, यानी छात्र केंद्रित या स्टूडेंट केंद्रित कह सकते हो, ये शिक्षार्थी केंद्रित। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इसके माध्यम से छात्रों की प्रगति की विविध विधियों द्वारा मूल्यांकन संभव है। यह अध्यापकों की परिस्थिति को सुधारने में सहायता करता है। इसके बाद आपका आता है सामाजिक कार्य। तो सामाजिक कार्य कहिए या आप क्रियात्मक या क्रियाकलाप कह सकते हो मॉडल, ठीक है। ये कोई भी नाम से पूछा जा सकता है तो आपको समझ में आना चाहिए। शिक्षा में सामाजिक प्रवृत्ति का तात्पर्य शिक्षा द्वारा बालकों में सामाजिक गुणों के विकास करने प्रयास करने की प्रक्रिया से है, जिससे व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण हो सके। इसके बाद ये आप पढ़ लीजिएगा, समाज में लोगों की मदद करने, उनके जीवन की परिस्थितियों को बेहतर बनाने और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए काम करने वाली संस्था या समूह, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद आपका जो है मॉडल आता है वैयक्तिक आवश्यकताएं। तो वैयक्तिक आवश्यकताएं कह सकते हो, व्यक्तिगत आवश्यकताएं कह सकते हो, अभिरुचि मॉडल, ठीक है, ये मॉडल हो गया। तो ये मॉडल क्या है, तो इसमें देखना है व्यक्तिगत, ठीक है, आवश्यकता और अभिरुचि मॉडल का मतलब है किसी व्यक्ति की विशिष्ट जरूरतें, ठीक है, किसी व्यक्ति की विशिष्ट जरूरतों और रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षा या प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना ताकि वह व्यक्ति अपनी क्षमता को बेहतर ढंग से विकसित कर सके। तो व्यक्तिगत आवश्यकता जो मॉडल कहते हैं या अभिरुचि मॉडल कहते हैं, तो इसमें यह बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति की जो है विशिष्ट जो ज़रूरतें होती हैं या रुचियाँ होती हैं उनको ध्यान में रखकर जो है पाठ्यक्रम तैयार किया जाए, ठीक है, प्रशिक्षण दिया जाए, ठीक है, कार्यक्रम बनाना हो गया, ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हैं। दोबारा से पढ़ लीजिएगा, किसी व्यक्ति की विशिष्ट ज़रूरतों और रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षा या प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना, ठीक है, रुचियों को ध्यान में रखकर ताकि वह व्यक्ति क्षमता को बेहतर ढंग से विकसित कर सके। व्यक्तिगत आवश्यकताएं, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं जो उनकी सीखने की शैली, रुचियां और लक्ष्यों से संबंधित होती हैं। अभिरुचि का मतलब है कि किसी व्यक्ति को किस विषय में गति में जो है खास दिलचस्प है, ठीक है, शिक्षा में या प्रशिक्षण में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि व्यक्तिगत आवश्यकताएं मॉडल जो होता है, अभिरुचि मॉडल होता है, 2 प्रकार का है, ठीक है। व्यक्तिगत आवश्यकताएं हो जाती हैं, ठीक है, व्यक्तिगत आवश्यकताएं, और अभिरुचि यानी कि जो सब्जेक्ट पे जिसको जो रुचि होती है, ठीक है। इसके बाद आपका परिणाम आधारित एकीकृत मॉडल पाठ्यक्रम मॉडल हो गया, ठीक है। तो परिणाम आधारित एकीकृत पाठ्यक्रम मॉडल क्या होता है, ठीक है, इंग्लिश भी देखते चलिएगा, आउटकम बेस्ड की पढ़ लीजिएगा। एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो छात्रों को विशिष्ट ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि ये जो आपका पाठ्यक्रम मॉडल है, यानी कि जो परिणाम आधारित मॉडल है, ये एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो छात्रों को विशिष्ट ज्ञान, यानी कि विशिष्ट ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो उन्हें पाठ्यक्रम के अंत तक प्रदर्शित करने चाहिए और उनमें विभिन्न विषय को एक साथ एकीकृत किया जाए। हस्तक्षेप मॉडल आप देख सकते हैं, और लास्ट एक CIP मॉडल हो जाएगा। हस्तक्षेप मॉडल क्या होता है, तो हस्तक्षेप मॉडल का मतलब है किसी व्यक्ति के व्यवहार या स्थिति को सुधारने के लिए नियोजित तरीके से काम करना, जैसे कि किसी समस्या से जूझ रहे व्यक्ति को मदद या मार्गदर्शन प्रदान करना। तो हस्तक्षेप से मॉडल से आपको समझ आ रहा होगा, हस्तक्षेप, ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति के व्यवहार या स्थिति, यानी कि किसी व्यक्ति का जो व्यवहार है या स्थिति है उसमें सुधार करने के लिए जो नियोजित तरीके से काम करना होता है, जैसे किसी समस्या से जूझ रहे व्यक्ति को मार्गदर्शन देना, ठीक है, मदद करना हो जाएगा। उदाहरण, प्रारंभिक हस्तक्षेप, बच्चों के विकास में देरी होने पर उन्हें मदद देने के लिए सेवाएं प्रदान करना। व्यवहार हस्तक्षेप योजना, ठीक है, स्कूल में बच्चों के व्यवहार संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए योजना बनाना।
व्यवहार हस्तक्षेप हो जाएगा या प्रारंभिक हस्तक्षेप हो जाएगा। जब छोटा बच्चा है तो उसके विकास में देर हो रही है तो उसको जो है मदद देनी चाहिए, ठीक है, उसको अच्छे स्कूल में भेजना चाहिए और अच्छी जो है शिक्षा देनी चाहिए, ठीक। तो ये सब ये हो गया मॉडल, ठीक है। यानी कि इसमें ये मतलब आपको पाठ्यक्रम जो बताए गए हैं कि पाठचर्या के अंतर्गत जो ये मॉडल है, तो मॉडल मतलब मॉडल के अंतर्गत जो है ये उदाहरण आपका है हस्तक्षेप मॉडल के अंतर्गत, ठीक है। तो ये इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर इसके बाद आपको देखना है, ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट आपका ये मॉडल बच रहा है, कंटेक्स्ट इनपुट प्रोसेस एंड जो है प्रोडक्ट मॉडल। ये देख सकते हैं मॉडल। CIP मॉडल को समकालीन मॉडल का प्रतिरूप माना जाता है, ठीक है। आधुनिक समय में नवीन पाठ्यक्रमों के निर्माण में इस मॉडल का विशेष योगदान माना जाता है। इस मॉडल को स्टबग्लेव मॉडल भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, ठीक है। CIPP मॉडल जो है किसने दिया है, तो ये स्टबग्लेव मॉडल है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ से देख लीजिएगा, ये घटक हो जाएंगे इसमें। तो CIPP मॉडल के घटक जो है देख सकते हैं, ये CIPP मॉडल जिसे डेनियल स्टबग्लेव ने दिया है, ये याद कर लीजिएगा, इतना ने विकसित किया है। यानी कि CIPP मॉडल पूछा जाए किसने दिया है, किसने विकसित किया है, तो आपको बताना है डेनियल स्टबग्लेव, ठीक है। स्टफलबीम लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। CIPP मॉडल 4 घटक पर आधारित है, यहाँ पे देख लीजिएगा। CIPP मॉडल जो है 4 मुख्य पहलू हैं या घटक हैं, पहलू कह सकते हैं, घटक कह सकते हैं। तो संदर्भ मूल्यांकन, क्या करने की आवश्यकता है किस संदर्भ में, तो संदर्भ मूल्यांकन हो जाएगा। ये इंग्लिश भी इसमें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो पढ़ लीजिएगा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। क्या करने की आवश्यकता है किस संदर्भ में, कार्यक्रम के लक्ष्यों, उद्देश्यों और आवश्यकताओं का मूल्यांकन। तो कार्यक्रम के लक्ष्य, उद्देश्य और आवश्यकताओं का मूल्यांकन हो जाएगा, संदर्भ मूल्यांकन। निवेश मूल्यांकन, इनपुट का मतलब जानते हैं क्या होता है, इनपुट का मतलब होता है निवेश, और जो है क्या कहते हैं, अदा, ठीक है, अदा भी इसका नाम होता है। इनपुट मतलब अदा। और क्या कैसे किया जाए, यानी कि निवेश मूल्यांकन क्या कैसे किया जाना चाहिए। कार्यक्रम के लिए आवश्यक संसाधनों और योजनाओं का मूल्यांकन। प्रक्रिया मूल्यांकन, प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस हो जाएगा, कैसे किया जा रहा है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन और गतिविधियों का मूल्यांकन हो जाएगा। उत्पाद, परिणाम, तो प्रोडक्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या उत्पादन जो है किया जा रहा है, कार्यक्रम के परिणामों और प्रभावों का मूल्यांकन करता है। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो इसको हर क्लास का बार 2 बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। CIP मॉडल हो गया जो स्टबग्लेव के द्वारा दिया गया है, डेनियल, ठीक है। और आपको घटक याद रखने हैं जिसे हम पहलू भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये 4 आपके हो जाएंगे, 4 इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है याद रखिएगा कि क्या करने की, संदर्भ मूल्यांकन में क्या करने की आवश्यकता है, इसमें जो और लक्ष्य उद्देश्य की आवश्यकता का मूल्यांकन, निवेश मूल्यांकन जो कैसे किया जाना चाहिए, ठीक है, और इसमें कैसे किया जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।